इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हमादी की हत्या के पीछे क्या है कहानी, बताएंगे आपको। वहीं महाकुंभ में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के नाम पर अखिलेश का सियासी तंज, खुलेआम बयानबाजी कर रहे अखिलेश यादव को आखिर क्या है परेशानी, समझेंगे इसे भी। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा दिल्ली वासियों को किस पार्टी पर है सबसे ज्यादा भरोसा, इस पर भी चर्चा होगी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। लेबनान में हिजबुल्लाह के एक टॉप लीडर शेख मोहम्मद अली हमादी की मंगलवार को हत्या कर दी गई। हत्या बिल्कुल उसी अंदाज में की गई जिस अंदाज में भारत के दुश्मनों को कोई अज्ञात आकर मार जाता है। आपको बता दें, इस हमले में हमादी पर एक के बाद एक कई गोलियां बरसाई गई। इसके बाद उसे पास के ही हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। अज्ञात हमलावर गोलीबारी के बाद फरार हो गए। स्थानीय प्रशासन घटना की जांच में जुटी है। अभी तक हमादी की हत्या का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, कोई वजह पता नहीं चली है और ना ही अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये हत्या पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि 4 साल पुराना पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में इस हत्या के पीछे इजराइल का भी हाथ बताया जा रहा है। ये हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान में सीज फायर की समय सीमा समाप्त होने वाली है। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 27 नवंबर को 60 दिन की सीज फायर डील हुई थी। ये डील 25 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है, जबकि इस सीज फायर को और आगे बढ़ाने के लिए अभी बातें चल रही हैं। अमेरिकी एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी हमीदी का नाम दर्ज है। अब इस मौत के पीछे अगर किसी और की थ्योरी पढ़ें तो समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो शक्ति के दम पर आतंकवाद को खत्म करेंगे। और अब ऐसे में FBI की लिस्ट में मोस्ट वांटेड का नाम कम होना कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे FBI का हाथ भी दिखा रहा है। जब यह सीज फायर हुआ तब इजराइल कहीं ना कहीं इस डील से खुश था। इजराइल के रक्षा मंत्री से लेकर इजराइल के नागरिकों ने भी इसका विरोध किया था। ऐसे में हो सकता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ये कोई नई चाल हो, क्योंकि पहले भी कई आतंकियों को इजराइल ने ऐसे ही चुन चुन कर मौत के घाट उतारा था। महाकुंभ के माहौल में पूरा प्रयागराज जगमगा उठा है, लेकिन विपक्षी दल हैं कि कुंभ को लेकर भी सरकार को घेरने की कोई कमी नहीं छोड़ते। ऐसे में राजधानी लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने जनेश्वर मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया और इस मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने सूबे की भाजपा सरकार पर कई निशाने साधे। खैर, अखिलेश का भाजपा पर तंज कसना कोई नया नहीं है। इसके पहले भी साधु संतों से वो कह चुके हैं, महाकुंभ में आने के बाद जब वो यहाँ से जाएं तो इन्हें भी ले जाएं। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे इशारा किसकी तरफ है उनका। लेकिन इस बार अखिलेश ने महाकुंभ को लेकर ही बयानबाजी कर दी है। दरअसल उन्होंने महाकुंभ में हो रही योगी कैबिनेट की बैठक को राजनीतिक बताया। सपा मुखिया ने कहा कि महाकुंभ राजनीति की जगह नहीं है, भाजपा यहाँ पर राजनीति कर रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भाजपा ने पुलिस को आगे कर दिया है, यानी ये वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खब्बा नोचे। भले ही अखिलेश का मेन मुद्दा मिल्कीपुर उपचुनाव हो, लेकिन उसका कुंभ वाला बयान कहीं ना कहीं उनकी उस राजनीति का परिचय देता है जिसमें एक वर्ग के वोट पाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। अब अगर अखिलेश को महाकुंभ और योगी को ही घेरना था तो उन्हें वक्फ बोर्ड पर भी बात करनी चाहिए कि कैसे उत्तर प्रदेश की लाखों करोड़ों की जमीन वक्फ ने हथिया ली है। लेकिन अखिलेश ने तो वक्फ पर कुछ ही नहीं कहा, अलग ही बयान दिया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के लोग वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, ये लोग समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। इन सभी बयानों के पीछे एक बात सोचने वाली है, वो ये कि अखिलेश के ऐसे बयान उस समय आ रहे हैं जब मिल्कीपुर के उपचुनाव सामने हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के वोट कटवाने के लिए नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में
29 प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है। अब अगर डाटा देखें तो 29 प्रत्याशियों में से अब सिर्फ 23 ही बचे हैं जो केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का ये दावा कहीं ना कहीं झूठा भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि साल 2020 के चुनाव में 28 प्रत्याशी नई दिल्ली सीट से खड़े हुए थे। खैर, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी हार का डर लग रहा है, जिसके चलते ऐसे बयान आ रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि दिल्ली में हर साल कई छोटी छोटी पार्टियां बनती हैं, जबकि दिल्ली वासी बड़ी पार्टियों को ही चुनते हैं। आपको बता दें गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड पार्टियां जो पिछले कई सालों से सभी लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर निगम के चुनाव नियमित रूप से लड़ रही हैं, वो सभी पार्टियां चुनाव आयोग की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट में महज एक आंकड़े से आगे नहीं बढ़ पाती। पिछले एक दशक के समीकरण में केवल एक खिलाड़ी बदल पाया है। जहां पहले कांग्रेस और बीजेपी थी, वहीं 2013 में आम आदमी पार्टी के उदय ने गतिशीलता को बदल दिया है। केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के उदय ने न केवल कांग्रेस का सफाया किया, बल्कि सबसे पुरानी पार्टी के मूल मतदाताओं को भी खुद से जोड़ लिया और आज के समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केस में फंस गई है। दिल्ली की राजनीति में सबसे ज्यादा कंपटीशन 1993 के विधानसभा चुनाव में था, जब दिल्ली विधानसभा के पुनर्गठन के बाद 93 के चुनाव में 6 राष्ट्रीय और 3 राज्य और 41 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों ने चुनाव लड़ा था, जबकि 3 दलों में भाजपा, कांग्रेस और जनता दल ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से कुछ पार्टियों ने चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्र में ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अब एक बार फिर से दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में अब देखना है कि इस बार दिल्ली में कौन सा दल जगह बना पाता है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।